मैं विशाल, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। आई होप आप लोगों ने पहली क्लास देखी होगी और उसको समझा भी होगा और उसको जाना होगा कि इतिहास का विभाजन हमने लिखित साक्ष्यों के आधार पर किन किन क्रमों में किया है। पिछली क्लास में हमने देखा था इतिहास का विभाजन, लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता और उसके पढ़े जाने के आधार पे। पहला क्रम हमने देखा था प्रागैतिहासिक काल, उसके बाद हमने आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। इस विभाजन के क्रम में कुछ लिखित और मौखिक त्रुटियां हुई थी, जिसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अभी आगे चल के। तो और कुछ कमेंट भी आए थे कि कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो क्लियर नहीं हैं लोगों के, उसको एक बार इलोबरेट कर सकते हैं सर क्या? ठीक है। और उस वीडियो में मैंने कमेंट में पिन कर दिया है जो त्रुटि हुई थी मौखिक रूप से उसको। आज हम जो हमारा टॉपिक है उसको हम पढ़ेंगे प्राग ऐतिहासिक काल के प्रथम काल विभाजन से, जिसको कहते हैं पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल को समझेंगे कि इसके विभाजन का आधार क्या रहा है, किस क्रम में मानव सभ्यता की नींव पड़ती है पूरा पाषाण काल में, कौन कौन से ऐसे कारण रहे हैं जिसकी वजह से सभ्यता का निर्माण होता है, और कौन कौन से ऐसे प्रमुख क्षेत्र रहे हैं जो पर्टिकुलर इस काल में मानव सभ्यता के विकास के लिए प्रमुख माने जाते हैं। इन सभी को पढ़ने से पहले एक टाइम पीरियड आता है जिसको कहते हैं जलवायु परिवर्तन के संक्रमण का दौर, यानी कि हिमयुग, आइस एज। इसको समझेंगे किस तरीके से हिमयुग में तापमान का बढ़ोतरी होना, आइस का मेल्टिंग होना और नदियों का निर्माण होना। ये एक बहुत ही लंबा और विस्तृत कालखंड है। इसको आइए समझ लेते हैं। उससे पहले कुछ त्रुटि हुई है उसको सुधार लेते हैं, उसको समझ लेते हैं, और कुछ ऐसे अनसुलझे और फैक्ट हैं जिनको क्लियर शायद आप लोग अच्छे तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, उसको हम समझा देते हैं, क्लियर कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहला ये था कि सर आपने इतिहास का जो विभाजन किया है वो किस आधार पर किया है? आपने अ, सब प्राचीन भारत के इतिहास को आपने 600 बीसी से बताया है, तो मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। आइए, तब जब हम प्राग ऐतिहासिक काल के बाद से आद्य ऐतिहासिक काल का विभाजन कर रहे थे तब मैंने बताया था क्लियर करके। जब इसका मैं विभाजन कर रहा था तभी मैंने बता दिया था कि लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता और उसके पढ़े जाने के आधार पे हमने विभाजन किया था। तो आद्य ऐतिहासिक काल को दूसरे क्रम में रखते हैं, जहां लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता तो है लेकिन इनको सुस्पष्ट तरीके से या क्रमिक तरीके से पढ़ा नहीं जा चुका है। इसके पहले कालखंड में देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का डिवीजन हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता, और दूसरे में हमने डिवीजन किया था वैदिक काल का। वैदिक काल को हमने दो काल खंडों में डिवाइड किया था। पहला था ऋग वैदिक काल, और दूसरा हमारा था उत्तर वैदिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता को हमने जो प्रमुख डिवीजन किया था उसको देखा था 2350 से लेके 1750 बीसी, यानी कि ईसा पूर्व तक। सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिखित साक्ष्य तो हैं, मतलब चित्र, लेकिन वो चित्रात्मक रूप में है, उनको पढ़ा नहीं जा सका है। इसलिए इसको हम रखते हैं आद्य ऐतिहासिक के प्रथम चरण में। द्वितीय चरण में आते हैं वैदिक काल, जिसको मेनली टाइम पीरियड में डिवाइड किया जाता है। वो 1500 बीसी से लेके 600 बीसी तक, ठीक है। और उसके बाद ऋग वैदिक काल, इसको हम डिवाइड करते हैं 1500 से लेके 1000 बीसी या फिर 900 बीसी तक। ये जो का टाइम पीरियड है इसमें कुछ लिखित साक्ष्यों को पढ़ा भी गया है, जैसे गायत्री मंत्र या गायत्री सूत्र कह सकते हैं, और कुछ को नहीं पढ़ा गया है। इसलिए इसको संक्रमण काल के दौर में हम रखते हैं वैदिक काल के। पहले क्लियर कर लीजिए, एक बार और बता दे रहा हूँ।
लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता और उनके पढ़े जाने के आधार पर विभाजन किया गया है, और किसी आधार पर विभाजन इसका नहीं किया गया। इसलिए एकदम क्लियर समझ लीजिए कि ऋग्वैदिक काल में, वैदिक काल के ऋग्वैदिक काल में 1500 बीसी से 1000 या 900 बीसी तक ऋग्वैदिक काल को माना जाता है, जिसका इस क्रम में यानी कि इस कालखंड में कुछ स्रोतों को पढ़ा गया है और कुछ को नहीं पढ़ा गया, इसलिए इसको हम संक्रमण काल में रखते हैं। उसके बाद आते हैं उत्तर वैदिक काल में, जिसको 900 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के समय में डिवाइड करते हैं। इसमें भी सेम चलता है कि कुछ ऐसे ताम्रलिप्तियां हैं, कुछ ऐसे लिखित स्रोत हैं, पांडुलिपियां हैं जिनको पढ़ा गया है और कुछ को नहीं पढ़ा गया है। इसके लिए ये पूरा कालखंड, इसको भी संक्रमण में, इसको भी संक्रमण में रखते हैं, जिसकी वजह से पूरा वैदिक काल एक संक्रमण के दौर में होता है, जहां लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता भी है और उनको पढ़ा भी गया है और नहीं भी पढ़ा गया है। ठीक, अब क्लियर हो गया। उसके बाद हम आते हैं दूसरे पे, जब हम पढ़ रहे हैं हिस्टोरिक टाइम पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, इसको हमने देखा था कि वो कालखंड जिसमें लिखित स्रोतों की उपलब्धता भी है, यानी कि लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता भी है और उनको पूर्णतः स्पष्ट तरीके से पढ़ा जा चुका है, उन पे कुछ किताबें भी पब्लिश की जा चुकी हैं और इतिहासकार उस पर विस्तृत अध्ययन भी करते हैं। तो सबसे पहला कालखंड जो इस ऐतिहासिक काल का विभाजन के क्रम में आता है, उसके कहते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास, इसको हम डिवाइड करते हैं 600 ईसा पूर्व से लेके 712 एडी तक, मतलब ईस्वी तक। दूसरा टाइम पीरियड जो हमारा इसमें आता है वो आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास। मध्यकालीन भारत का इतिहास, इसको हम डिवाइड करते हैं 712 यानी कि अरब आक्रमण से लेके 1707 एडी यानी कि ईसा तक। ये जो टाइम पीरियड है मुगल काल में, जब हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे तो उसमें एक टाइम फेज आएगा मुगल काल। तो मुगल काल के सबसे प्रतापी और अंतिम शासक जो थे, उसके बाद से मुगल काल का पतन शुरू होता, वहां तक हम देखेंगे। उस समय तक थे औरंगजेब। ठीक, फिर हम आएंगे आधुनिक भारत का इतिहास। इसको हम पढ़ेंगे औरंगजेब के पतन, मतलब मृत्यु के बाद मुगल काल का पतन होता है और भारत में ब्रिटिश आक्रमण की बारंबारता बढ़ने लगती है, ब्रिटिश आक्रमण का प्रभुत्व बढ़ने लगता है। कुल मिला के कहें तो यूरोपीय प्रभाव भारत में हावी होने लगता है, जहां से एक आधुनिक भारत की नींव पड़ती है। वहां से हम आधुनिक भारत के इतिहास की देखते हैं, एडी से लेके 1947 तक। और इसी क्रम में जब हम पढ़ेंगे तो फिर 1900 एक और कालखंड के बारे में हम चर्चा करेंगे। जब हम पूरा आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ लेंगे तब स्वतंत्र भारत का इतिहास, यानी कि स्वतंत्रता के बाद का भारत का इतिहास क्या रहा है, कल तक क्या रहा है, यानी कि 2 सितंबर 2025 तक का इतिहास क्या रहा है। अब कल आपके घर में पनीर बना होगा, वो मैं नहीं पढ़ा दूंगा कि आपके घर में पनीर बड़ा बना है तो वो भी इतिहास के लिए महत्वपूर्ण नहीं। ऐसे कौन कौन से प्रमुख घटनाएं हुई हैं इस कालखंड में, इस 2025 में, 2024 में, 23 में, 22 में, पीछे जाते हुए आज़ादी के बाद, उनकी हम विस्तृत चर्चा करेंगे और उनके बारे में बताएंगे कि हाँ, ये हमारे इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है, हमारे समाज के लिए महत्वपूर्ण है और ये समाज पे कितना प्रभाव डालेगा। उन घटनाओं के बारे में हम चर्चा करेंगे इसके बाद, जिसका हेडिंग होगा स्वतंत्र भारत का इतिहास या स्वतंत्रता के बाद का इतिहास। स्वतंत्र भारत का इतिहास 1947 के बाद से आज तक के समय को हम पढ़ेंगे। चलिए
आज ये तो हो गया, ये क्लियर हो गया। अब इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि सर ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। तो हमने पूरी तरीके से बता दिया कि हमारे विभाजन का आधार क्या रहा है और किस क्रम में हमने विभाजन किया है। आज जो हमारा टॉपिक है और जो हम आज से पढ़ना शुरू करेंगे जहां से, वो है पाषाण काल। पाषाण काल को हमने किस में रखा था? प्रागैतिहासिक काल में। प्रागैतिहासिक काल में हमने इसको रखा था, यानी कि इसमें ना तो लिखित साक्ष्यों की उपलब्धता है और ना ही इसको पढ़ा गया है। जब है ही नहीं उपलब्ध तो पढ़ेंगे क्या? सिंपल सा बात है। पाषाण काल को समझने से पहले कुछ ऐसे फैक्ट हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं, कुछ ऐसी कहानियां हैं जिनको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि मैंने बताया कि जलवायु परिवर्तन का काल या संक्रमण का दौर, जिसको हम कहते हैं हिमयुग, उसके बारे में एक थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी ले लेते हैं। कैसे मानव सभ्यता की नींव पड़ी, कैसे इस मानव ने शिकार करना सीखा, और क्यों इसी कालखंड में, इसी पाषाण कालखंड में ही मानव ने शिकार किया। सबसे पहले हम देख लेते हैं हिमयुग, आइस एज। हिमयुग, आइस एज। आइस एज को दो भागों में बांटा जाता है, दो भागों में मेनली किया जा डिवाइड किया जाएगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसी को, हिमयुग को ही देख लेते हैं। मतलब हिमयुग को दो भागों में बांटेंगे, लेकिन सबसे पहला ही हो जाता है हिमयुग खुद। ये जो टाइम पीरियड चलता है 20 लाख वर्ष के पहले। अब इसका मतलब सिंपल सा है कि 20 लाख वर्ष पूर्व के पहले जो भी घटनाएं घटित होती हैं या जो भी समय कालखंड था, वो हिमयुग में कंसीडर होता है। दूसरा है उत्तर हिमयुग। ये समय जो होता है 20 लाख वर्ष के बाद। हमारा जो अध्ययन आधारित होगा इस पे आधारित होगा। अब इसको समझ लेते हैं एक कहानी के माध्यम से। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद धरती पे कई क्रम में, कई चरणों में विकास हुआ है पृथ्वी का। सबसे पहले देखेंगे कि सबसे बड़े बड़े जानवर जैसे डायनासोर आए होंगे, वो उन सब। तो उनके बाद एक जो काल आता है आइस एज, इन बड़े बड़े जानवरों के बाद एक आइस एज आता है जो, और उसी समय हम जलवायु परिवर्तन के दौर से गुजरता है पृथ्वी। पृथ्वी पे अलग अलग तरीके का एटमॉस्फेयर बनता है। मानव के अनुकूल कौन सा एटमॉस्फेयर होता है, या मानव उस एटमॉस्फेयर में अपने आप को एडॉप्ट कर पाएगा कि नहीं, और कैसे मानव का विकास होता है, हम ये जियोग्राफी में समझेंगे जब पढ़ाया जाएगा इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति या पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में। वहां पे यहाँ नॉर्मल तरीके से हम समझ लेते हैं कि क्या कारण रहे होंगे। तो इस कालखंड को हम समझेंगे। इसके पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वह हमारा विषय नहीं है। यहां से हमको देखना उत्तर हिमयुग के बाद से क्या कारण रहे हैं, जिसको हम कंसीडर करते हैं पाषाण काल में। क्या कारण रहे हैं कि यहीं से मानव की सभ्यता का उद्भव होता है। सबसे पहला कारण तापमान में बढ़ोतरी, यानी कि आइस मेल्टिंग। आइस मेल्टिंग का मतलब होता है कि बर्फ का पिघलना। अब बर्फ पिघलेगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि 2 दिन के लिए पिघला या 1 महीने के लिए पिघल गया, 4 महीने के लिए। हजारों हजारों साल, लाखों लाखों साल, यानी कि 20 लाख वर्ष के बाद की घटना जो अभी क्रम में चल रहा है। हजारों हजारों साल, लाखों लाखों साल। तो क्या होगा, एक पानी अगर अपने घर पे 2 दिन गिराइए, नाला बना लेता है। तो आइस मेल्टिंग के बाद नदियों का फॉर्मेशन है, तो नदियों का निर्माण होता है, नदी निर्माण। ठीक, ये पहला टॉपिक हो गया। पहला क्लियर हो गया कि नदी का निर्माण हुआ होगा। उसके बाद नदी में निर्माण के बाद तापमान बढ़ा था तो आइस मेल्टिंग हुआ था, नदी निर्माण हुआ। नदी निर्माण के बाद क्या होगा, पानी मिला होगा, तापमान ज्यादा है तो वेपोराइजेशन हुआ होगा, यानी कि जल ऊपर गया होगा, वाष्पीकरण हुआ होगा, तो वर्षा भी हुई होगी, स्वाभाविक सा है। तो पुनः नदियों में वर्षा का भी पानी आया होगा, जिसकी वजह से बाढ़ आया होगा। तो नदी क्या करती है, बाढ़ आए तो एक जगह तो आ नहीं जाएगी। बाढ़ आने के क्रम में नदी अपने अपवाह तंत्र में, यानी कि पूरे उस क्षेत्र में, बाढ़ के क्षेत्र में क्या करेगी, गाद ले जाएगी, उर्वरक मैदान
बनाएगी, जिसको जलोढ़ कहते हैं। ठीक। अब ये क्रम जब बढ़ेगा तो क्या होगा, जलोढ़ एक उर्वरक मैदान का क्षेत्र होता है जिसमें छोटे छोटे घास का निर्माण होगा। एक क्रम के बाद जब वो सूख जाएगी, परत दर परत बनाती जाएगी, हजारों साल बाद, लाखों साल बाद फिर वो जंगल में परिवर्तन होगा। तो एक अनुकूल दशाएं बनेंगी मानव के रहने के लिए, मानव के शिकार के लिए, यानी कि जंगल बना तो जानवर भी रहे होंगे। तो उस क्षेत्र में क्या होगा, बस्तियों का निर्माण होना शुरू होगा। धीरे धीरे इस क्रम में एक बस्ती के निर्माण के लिए कुछ प्रमुख तथ्य होते हैं, जैसे आसपास लकड़ी का होना, जंगल मेनली होना, घास के मैदानों का होना, जल का होना। ये सबसे बेसिक चीज होते हैं। तो आप एक नोटिस करिएगा कि जो प्रमुख प्रमुख शहर हैं बड़े बड़े, जैसे बनारस, प्रयागराज, दिल्ली को देख लीजिए आप, आगरा को देख लीजिए, मथुरा को अगर देखेंगे, कानपुर, लखनऊ, तो ये किसी न किसी नदी के आसपास ही विकसित हुए हैं मेनली। इस बात को अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि बड़े बड़े जो भी बड़े बड़े शहर हैं वो किसी नदी के आसपास या किसी घाटी में ऐसे ही विकसित हुए हैं। क्यों? क्योंकि उस समय जल के स्रोतों की उपलब्धता, जंगल की उपलब्धता यानी कि जानवर या शिकार की उपलब्धता, और बस्ती बनाने के लिए बड़े बड़े घास और खरपतवार की उपलब्धता होती थी। ये पॉइंट समझ में आया। जलवायु परिवर्तन के समय में ये क्रम रहे हैं। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, इसको समझ लिए, ठीक है, कि क्यों जलवायु परिवर्तन से हिमयुग के बाद ही पाषाण युग में मानव सभ्यता की नींव रखता है। पाषाण काल, स्टोन एज, मानव सभ्यता की नींव रखने वाले एक युग की विस्तृत पड़ताल, यानी कि हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे, इसको समझेंगे। बहुत से हिस्ट्री के टीचर हैं, बहुत से हिस्ट्री की क्लासेस हैं यूट्यूब पे नॉर्मली, और ऑफलाइन क्लासेस में भी इस टॉपिक को पूरी तरीके से निगलेक्ट कर दिया जाता, पढ़ाया नहीं जाता। क्यों? क्योंकि इसको माना जाता है कि कुछ इसका योगदान है नहीं। लेकिन जब यहाँ लिखा ही है कि मानव सभ्यता की नींव रखने वाला एक युग की विस्तृत पड़ताल, यानी कि हमारा बचपन अगर सही से बीता ही नहीं है तो हम अपनी जवानी में या अपनी किशोरावस्था में अपनी नींव कैसे रख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं कि हम एक बेहतर इंसान बनेंगे या हम एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। तो हमको सबसे पहले बचपन में हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियन, हमारे भाई बहन या हमारे जो बचपन के टीचर होते हैं, LKG UKG वाली, वो जो सिखाते हैं वो हमारी आधारशिला रखती है जवानी की, बुढ़ापे की या किशोरावस्था की। एक तरीके से मान लें कि हम किस प्रकार के व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे और कैसा हमारा आने वाला समाज होगा और कैसा हमारा जीवन हम खुद व्यतीत करेंगे। तो इसलिए इस टॉपिक को हम बहुत गहराई से, बहुत अच्छे से, क्लियर तरीके से समझते हुए चलेंगे। इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पाषाण काल की परिभाषा क्या है? सिंपल सा परिभाषा में सबसे पहले लिखा कि मानव इतिहास का प्रारंभिक काल, मतलब जो वही कि मानव सभ्यता की नींव पड़ती है। मानव इतिहास का प्रारंभिक काल जब मनुष्य ने मुख्य रूप से पत्थर के औजारों का प्रयोग किया। इसमें लिखा था पाषाण काल। पाषाण काल, तो पाषाण का मतलब हो गया पत्थर या प्रस्तर। तो इस कालखंड को हम समझेंगे कि पत्थर के औजारों के आधार पे इसका नाम पड़ा है पाषाण काल। पाषाण काल में मानव सीखता है शिकार करना, थोड़े बहुत तरीके से व्यवस्थित जीवन जीना। फिर देखेंगे इस क्रम में जब उसके अगले क्रम में पहुंचेगा आग जलाना, आग को नियंत्रित करना, अस्थायी बस्तियां बसाना, और शिकार में जो कच्चा मांस पहले खाता था अब मांस को भून के खा रहा है। उसके बाद देखेंगे अगले क्रम में जब इसका पाषाण काल का अंतिम चरण आएगा और मानव अपनी सभ्यता के विकास के अपने चरम पे होगा, तब हम देखेंगे कि किस प्रकार से मानव बोलियों की उत्पत्ति करता है, मतलब लेखन शैली की उत्पत्ति करता है, चित्रकारी के अपने चरम अवस्था में होता है। और ये भी देखेंगे कि मानव किस प्रकार से धर्म, समाज, राजनीति और आर्थिक व्यवस्थाओं का एक सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित सामाजिक तरीके से जीवन आगे ले चलता है या जीवन का निर्वाह करता है। इसकी समय सीमा 25 लाख वर्ष से पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। अगर भारत में इसको कंसीडर करें पाषाण काल को, तो मैंने जो डिवाइड किया था 20 लाख से 2000 या 1000 ईसा पूर्व तक। ठीक। इस परिभाषा और इस समय सीमा के बाद देखेंगे हम पाषाण काल ने ही आने वाली सभ्यताओं की नींव रखता है। जैसे पाषाण काल के बाद हमारा एक टॉपिक आएगा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हम कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। इसके बाद आएगा ताम्र युगीन सभ्यता, यानी कि धातु, पहले कांस्य युगीन मतलब कांसे के औजारों के आधार पे हम चर्चा करेंगे उस सभ्यता का जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद तांबा, जो कि एक धातु है, उसके
आधार पे जो औजार बने हैं, तांबे की धातु के जो औजार बने हैं, उस आधार पे विस्तृत या विकसित एक सभ्यता का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है ताम्रयुगीन सभ्यता। इस ताम्रयुगीन सभ्यता में कई सभ्यता हैं, जैसे जारवे सभ्यता, आहार सभ्यता। उसको हम अगली कक्षाओं में देखेंगे, कैसे उस क्रम में हम पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं इसकी कौन कौन सी विशेषताएं रही हैं। पाषाण कालखंड को विभाजित करने के लिए या इस पाषाण कालखंड के समय में क्या विशेषताएं रही हैं इस पर्टिकुलर पीरियड की। हमने बताया कि शिकारी यानी कि मनुष्य जो है खानाबदोश जीवन जीता था, भटकने वाला जीवन जीता था। भोजन की खोज के लिए शिकार, मछली पकड़ना और फल संग्रह करना, गुफाओं और झोपड़ी नुमा आश्रयों में निवास करना, धीरे धीरे आग की खोज और उपयोग, पत्थरों के तोड़कर या घिसकर औजार बनाना। विशेषताओं को एक प्रकार से समझ लेते हैं कहानी की तरह। पाषाण काल मान लीजिए पहला चरण है अगर मानव की सभ्यता का। कुछ नहीं जानता है, बचपन में एक बच्चा क्या जानता है, कुछ जानता है नहीं। उसकी माँ या उसके आसपास के उसके भाई होंगे बड़े, या उसके मामा चाचा ताऊ सिखाते होंगे ना कि बेटा ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ऐसे करना है। या फिर वो खुद से सीख लेता है कुछ ना कुछ चीजें। जैसे अगर वो उसके हाथ में ये पेन है तो क्या करेगा, कहीं दीवार देख लिया या कोई ब्लैक बोर्ड देख लिया या कोई कागज दे तो खुद ही लिखने, उस पर लिखना शुरू कर देगा, कोई चित्रकारी कर देगा। तो इसी क्रम में हम देखेंगे कि एक उदाहरण से समझते हैं इसको नॉर्मल तरीके से कि पाषाण काल में मानव क्या करता था, पत्थर के औजारों का उपयोग करता था। कैसे किया होगा पहली बार, इस बात को समझते हैं। मान लीजिए एक मानव जंगल में या खेत के आसपास या नदी किनारे बैठा रहा होगा या पानी पीने गया होगा, उसके ऊपर एक जंगली जानवर ने हमला किया होगा। तो अब अपनी जान बचाने के लिए आप क्या करते, अपने आसपास की कुछ भी हथियार या कुछ भी औजार या कोई वस्तु या पत्थर या ईंट, लकड़ी या डंडा कुछ भी मिलता उससे उठा के क्या करते, आक्रमण करते, सामने वाले से लड़ते। तो उस क्रम में मानव के हाथ में सबसे पहले मान लीजिए वो पत्थर आया होगा, उससे मानव ने देख उस पर आक्रमण किया होगा और वो दूर चला गया होगा और अपनी जान मानव बचा लिया होगा। तो उसको लगा होगा अच्छा ये तो पत्थर ये रखा ही नहीं जा सकता, इससे तो अपना जीवन बचाया जा सकता है, शिकार किया जा मतलब सामने वाले पे आक्रमण करके उसको घायल किया जा सकता है, बचा जा सकता है। तो इसी क्रम में उसकी बुद्धि और खुली होगी, उसने देखा होगा कि शिकार किया जा सकता है। तो ये पहला क्रम था। औजार के उपयोग के क्रम में देखेंगे तो पाषाण पत्थर के औजारों का उपयोग पहला क्रम था जब मानव ने उपयोग किया। उसके बाद हम देखेंगे कि मानव पत्थर का उपयोग तो किया, लेकिन कितनी दिन तक, कितने सालों तक उस क्षेत्र में वो मार मार के जानवरों को, क्योंकि शिकारी ही तो था, संग्रह ही तो करता था, शिकार करके कितने दिन तक प्रिजर्व कर सकता था। 1 महीने तक कोई जानवर, ठंड के मौसम में, गर्मी हुई तो क्या हुआ 2 से 4 दिन खराब हो जाना है। तो अगर मानव को देखें तो 100 किलोमीटर का एक क्षेत्र हम मान लेते हैं और उसमें 100 जानवर रहते हों, 10 लोग रहते होंगे, मान 10 ग्रुप के, मान लीजिए एक एक करके 10 लोग मानव रहते हैं। अभी भी मानव अस्थायी रूप से या ग्रुप में नहीं रह रहा है, सिंगल सिंगल रह रहा है, जिसको कहते हैं नॉर्मल भाषा में हु लाला करते हुए खुद अकेले घूमना, झिंगी लाला करते हुए खुद अकेले घूमना। कोई मस्त नहीं, कोई परिवार नहीं, अकेले हैं, मस्त से घूम रहे हैं, शिकार कर रहे हैं, खा पी रहे हैं, बस बात खत्म। तो मानव अभी भी अस्थायी बस्ती नहीं कर रहा है। तो 100 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या करेगा, दूर दूर जाके शिकार करेगा। इस क्षेत्र में जानवर खत्म हो गए तो क्या करेगा, अब अगला 100 किलोमीटर देखेगा तो कैसी जीवन शैली रही होगी, भटकने वाली, खाना बदोश। ठीक समझ में आया, शिकार कर रहा, ये बता दिया कैसे, संग्रह कर रहा होगा। अब पेड़ है, जंगल है, तो जंगल में कुछ फलदार पेड़ भी रहे होंगे, जैसे कि कंदमूल रहा होगा, जड़ वाली फल, सेब संतरे रहे होंगे, उसको खाता होगा। लेकिन गर्मी के मौसम में सेब आपको कितने दिन प्रिजर्व कर सकते हैं, 2 महीने, 1 महीने, लेकिन सड़ तो जाएगा। ठंड में भी कितने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने में। ऊपर से ये कौन सा कालक्रम था, जलवायु परिवर्तन का। अब एग्जैक्ट कैसा जलवायु रहा होगा, अचानक से तापमान बढ़ जा रहा होगा या अचानक से तापमान गिर जा रहा होगा। तो क्या मानव खुद को उस जलवायु परिवर्तन के समय अनुकूलित कर रहा था, नहीं, धीरे धीरे जलवायु के साथ, प्रकृति के साथ मिलकर मानव विकास कर रहा था, इसलिए भी खाना बदोश जिंदगी जी रहा होगा। मानव क्या करेगा, अभी हम भी रह रहे हैं, हम एक बच्चा जो है क्या करेगा, देखे होंगे कभी टेबल के नीचे चला जाता है, कभी बेड के नीचे चला जाता है। मतलब उसको छुपने का जहां स्थान मिलेगा खुद को छुपाएगा, किसी भी आपदा, किसी भी विपदा का। एक एग्जाम्पल अपने घर पे एक प्रैक्टिकल करिएगा, एक छोटा बच्चा लीजिएगा, आसपास आपके भाई का, आपका छोटा भाई ही रहो, ठीक, या भतीजा या भांजी कोई भी हो, क्या करिएगा, उसको डंडा लेके दौड़ाइएगा मारने के लिए, देखिएगा तो क्या करेगा, जहां छुपने का वो छोटा बच्चा स्थान देखेगा अपनी माँ के पास चला जाएगा, या फिर हो सकता है टेबल के नीचे चला जाए, कुर्सी के नीचे चला जाए, बेड के नीचे। तो वो डर, वो फियरनेस मनुष्य को क्या करता था, कहीं गुफाओं में
रहने के लिए बरसात हो जाती थी अचानक से, तब भी क्या करता था, गुफाओं के पास या गुफाओं के आसपास मानो अपनी बस्तियों का निर्माण करता था, उसमें आश्रय लेता था, खुद को बचाता था। इस क्रम में हम देखेंगे पाषाण काल का जब दूसरा चरण आएगा तो उसमें हम देखेंगे कि मनुष्य आग की खोज कर लेता है और धीरे धीरे उसको उपयोग करता है सुनियोजित तरीके से और उसको नियंत्रित करता है। वहीं देखेंगे पत्थर के औजारों को एक क्रम में औजार क्या करेगा, पहले पाया होगा उसके बाद देखा होगा इसको। और एक एग्जाम्पल से समझ लेते कि पत्थर के औजारों को तोड़कर या घिस कर औजार बनाना। पहले क्रम में मानव पत्थर का क्या किया, डायरेक्ट उपयोग किया होगा। दूसरे क्रम में क्या क्या करेगा, अब मांस का एक बड़ा टुकड़ा या किसी जानवर को मार दिया तो जानवर की खाल को हटाने के लिए, छोटे छोटे टुकड़े में काटने के लिए बड़े पत्थर के औजार का तो प्रयोग नहीं कर सकता, उसको छोटा करेगा, नुकीला करेगा या शार्प करेगा। तो इस क्रम में हम जब आगे बढ़ेंगे तो इन पत्थर के औजारों में परिवर्तन का देखेंगे, कैसे मानो बड़े पत्थर के औजारों के बाद छोटे और कम मोटे और थोड़े धारदार पत्थर के औजार प्रयोग करता। उसके बाद जब और अगले क्रम में आएंगे तब देखेंगे कि मानो कैसे और नुकीले, शार्प और तीक्ष्ण धार वाले औजारों का प्रयोग करता है। ठीक, अब हम आगे देखेंगे पाषाण काल का विभाजन। पाषाण काल के विभाजन के देखें किस आधार पे है, स्टोन टूल्स कल्चर, यानी कि पत्थर के औजार की उपलब्धता के आधार पे पाषाण काल का विभाजन किया गया है। अब पाषाण काल को कितने भागों में बांटा गया है, मुख्यतः 3 भागों में। सबसे पहला है जो है ये भी, और कौन सा, स्टोन टूल कल्चर के आधार पर औजारों की उपलब्धता, उनके आकार, उनके बनावट और उनकी प्रकृति के आधार पर बांटा गया है। सबसे पहला काल आता है पूरा पाषाण काल, दूसरा आता है मध्य पाषाण काल और तीसरा आता है नव पाषाण काल। आज का जो हमारा अभी जो हम पढ़ना शुरू करेंगे, समझेंगे पूरा पाषाण काल को, लेकिन उससे पहले इसकी विशेषता जान लेते हैं, औजारों की प्रकृति जान लेते हैं और कौन कौन सी तकनीक से औजार उस समय मानव बनाता था उसको समझ लेते हैं। तो हम देख लेते हैं विभाजन का आधार क्या था, औजारों की तकनीक, किस प्रकार की औजारों की तकनीक थी बनावट की, वो मैंने समझाया। जीवन शैली कैसी थी, यानी कि शिकार से कृषि तक का विकास। मानव जब पूरा पाषाण काल में होगा, सबसे पहले इसको थोड़ा सा 1 मिनट के लिए होल्ड करते हैं, यहाँ आते हैं पूरा पाषाण काल में। तो मानव सबसे पहले पाषाण काल का पूरा जब डिवीजन कर रहा है तो मैंने क्या बताया कि जब मानव सबसे पहले आएगा तो शिकारी खानाबदोश जीवन जिएगा नॉर्मल। तो उसके जब अगले चरण में आएगा, यानी कि और विकसित चरण में आएगा, तो मानव थोड़ा बहुत आग का उपयोग करेगा, थोड़ी मतलब अस्थायी बस्तियां बनाएगा, लेकिन बस्तियों का निर्माण करेगा। खानाबदोश जीवन तब भी जी रहा है, लेकिन अस्थायी बस्तियों का निर्माण करना शुरू कर रहा है। पहले चरण में गुफाओं में आश्रय लेता था, कोई बस्ती का निर्माण नहीं, खानाबदोश जीवन तब भी था, अब भी खानाबदोश जीवन है, लेकिन अस्थायी बस्तियों के निर्माण के साथ है और आग का उपयोग और आग को नियंत्रित करने के आधार पे। वहीं जब नव पाषाण काल में हम आएंगे तब देखेंगे कि मानव पूरी तरीके से अस्थायी बस्ती का निर्माण करना, पशुपालन करना, कृषि का अच्छे तरीके से उपयोग करना, हल का उपयोग करना, और देखेंगे कि मानव आग को नियंत्रित कर चुका है, आग का उपयोग कर चुका है और मानव अपनी सभ्यता के विकास के क्रम में अपने चरम की सीमा पे पहुंच चुका है। ठीक है, चलते हैं देखते हैं विभाजन के आधार क्या क्या थे, औजार की तकनीक, जीवन शैली और सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन। तो अब परिवर्तन भी होगा क्योंकि धीरे धीरे इस क्रम में मानव अस्थाई से अस्थाई, खानाबदोश से ग्रुप में जीवन जीना, अब जहां 2 लोग रहते थे अस्थाई बस्ती बना, यानी कि 1 2 4 10 लोग बस्ती बना के शिकार करते होंगे। उसके बाद धीरे धीरे मानव अस्थाई जीवन में आएगा तो क्या करेगा, गुट में रहेगा, समाज का निर्माण होगा, समाज को चलाने के लिए क्या होगा, धर्म, राजनीति, और उस समय के जो धर्म और राजनीति इस आधार पर विभाजित किए गए थे कि नियम और कानून, धर्म और राजनीति का मतलब था कि समाज को चलाने के लिए जिस भी नियम या जिस भी नियमावली का उपयोग किया जाता था उसको हम धर्म कहते थे, न कि पूजा पाठ की विधि को कहते थे। ठीक है, ये सिंपल सा क्लियर होना चाहिए कि पाषाण कालखंड में जब हम देखेंगे तो उस समय जो धर्म की परिभाषा या धर्म की प्रकृति थी वो थी समाज को बांधने, समाज को एक रूल और रेगुलेशन में चलाने के लिए, समाज में अराजकता न फैले उसको नियंत्रित करने के लिए हम धर्म और राजनीति का उपयोग करते थे। अब इसको आगे समझते हैं, और जो हम यहीं से पूरा पाषाण काल से, पूरा पाषाण काल एक विस्तृत दृष्टि से इसको देख लेते हैं। मानव अस्तित्व का सबसे लंबा चरण हमने देखा, पाषाण काल के 3 डिवीजन, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो आज हम जो पढ़ेंगे पूरा पाषाण काल को समझ लेते हैं। इसको समझ पूरा पाषाण काल को समझने से पहले एक चीजों को और क्लियर कर देते हैं कि
इस कालखंड को सबसे लंबा चरण माना जाता है, पूरा पाषाण काल को। पाषाण काल का डिवीजन था 20 लाख ईसा पूर्व से लेके 2000 ईसा पूर्व तक। उसमें हम आए हैं जब पाषाण काल के 3 डिवीजन में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। जिस उसके बाद पहला डिवीजन है उसका पूरा पाषाण काल, जिसको हम डिवाइड करते हैं 20 लाख बीसी से लेके 10,000 बीसी तक। क्लियर है? इस क्रम में हम देखेंगे कि मानव, इसमें भी अभी भी हम देखेंगे कि मानव किस प्रकार के औजारों का किस तकनीक से बनाता था और किस प्रकार से उपयोग करता था, कैसे शिकार करता था, कैसे अपने जीवन को आगे उन्नत की ओर ले जाता था। सबसे पहला इसकी परिभाषा समझ लेते हैं, क्या है, इसको क्यों पूरा पाषाण में कंसीडर करते हैं। पूरा पाषाण शब्द में ही छिपा हुआ है कि क्यों इसको सबसे पुराना माना जाता है। पैलियोलिथिक, ये एक ग्रीक वर्ड है, यानी कि यूनानी भाषा से लिया गया इस शब्द को, जिसमें पैलियोस का मतलब होता है पुराना, सबसे पुराना, और लिथोस का मतलब होता है पत्थर, अर्थात पुराना पाषाण काल, यानी कि पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल का मतलब है पुराना पाषाण काल। यह मानव इतिहास का सबसे लंबा चरण रहा, यानी कि 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 10,000 ईसा पूर्व तक के समय कालखंड को पूरा पाषाण काल कहते हैं, जो सबसे लंबा का टाइम पीरियड है। जीवन की सबसे प्रमुख विशेषता जो इस समय थी मानव की, शिकार और संग्रह पर आधारित जीवन तथा और औजार पत्थर से निर्मित होते हैं। यानी कि पहला टाइम पीरियड है मानव ने औजार करना, औजार पत्थर के औजारों का उपयोग करना सीखा ही था, बस उसमें कोई संशोधन नहीं कर पाया और ना ही उसको अच्छी तरीके से विकसित और विस्तृत कर पाया था। ये उसका सबसे पहला चरण है। उसके बाद हम आएंगे काल अवधि क्या है इसकी। विश्व स्तर पर 25 से 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। तो भारत में जैसे मैंने पहले ऊपर ही लिख दिया था 20 लाख से, ये 20 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक, ठीक, तक माना जाता है। अब पूरा पाषाण काल को भी 3 चरणों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहला जो आता है प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, उसके बाद आता है मध्य पूरा पाषाण काल, फिर आएगा उत्तर पूरा पाषाण काल। अब इन तीनों को भी हम डिवाइड कर समझेंगे कि इनका डिवीजन किस आधार पे हुआ। तो सिंपल सा, अभी भी पाषाण काल की ही बात हो रही है। एक लॉजिक लगा लेना है कि जहां जहां पाषाण काल की बात आएगी वहां वहां पत्थर के औजारों का ही उपयोग माना जाएगा और उसी आधार पे ही इसका डिवीजन होगा, क्योंकि ये प्रागैतिहासिक काल का कालखंड का भाग है। प्रागैतिक, जब से पहले दिन मैंने बताया था, प्रागैतिहासिक काल में कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, ना कोई लिपि है, ना ही कोई उसकी उपलब्धता है। बस एक सिंपल सा एग्जाम्पल मिलता है, भीमबेटका की गुफाएं। इसको मैं अभी बताऊंगा कैसे, उसमें क्या है, चित्रात्मक और चित्रों की उपलब्धता, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो जहां जहां भी पाषाण आएगा समझ लेना कि पाषाण कालखंड की बात हो रही है, यानी कि पत्थर के औजारों के आधार पर विभाजन की बात हो रही है। प्रारंभिक पूरा पाषाण काल हमने ये देख लिया। अब आगे हम देखेंगे इसके विभाजन का आधार क्या है। क्लियर कर दिया, ज्यादा डिटेल्स में हम समझ लेते हैं। हम औजारों की तकनीक और प्रकार, टूल्स टेपोलॉजी, कौन से टूल, कौन सी तकनीक के आधार पर इनका डिवीजन किया गया है, वो कौन कौन से प्रकार हैं। जैसे लोअर को यानी कि प्रारंभिक को जब डिवाइड किया जाए तो कोर टूल्स, भारी और मोटे। कोर टूल्स क्या होते हैं इसको हम समझ लेते हैं। एक पत्थर का बड़ा बोल्डर है, बोल्डर का मतलब पत्थर का बड़ा टुकड़ा। इंसान ने क्या किया होगा, या नॉर्मली जलवायु परिवर्तन का समय हुआ होगा, जब हम देखेंगे कि पत्थर में बहुत तेज धूप, बहुत बारिश, सालों साल या 100 साल 50 साल तक वो खाता रहता है, मतलब सहता रहता है, तो उसमें चटक पड़ती है। तो चटक से अगर थोड़ा बहुत भी अगर हम उस पर मान लीजिए हाथ लगा देते हैं या किसी चीज से उस पर प्रहार करते हैं, तो वो आगे मतलब टूट के निकल जाएगा उस चीज से, उस पत्थर के टुकड़े से एक छोटा टुकड़ा निकल जाएगा। उसी को हम कहते हैं कोर। तो डायरेक्ट उस कोर में कोई परिवर्तन किए बिना उसका प्रयोग करना जो होता था वो होते थे कोर टूल्स, ठीक। तो वो कैसे होंगे, मान लीजिए कोई मिट्टी का टुकड़ा आपने निकाला है, खूब ठोस मिट्टी का टुकड़ा, या आपके घर में अगर मिट्टी का कोई बर्तन होगा, कांतरी जिसको पूर्वांचल में कांतरी कहते हैं, उसको आप तोड़ दीजिए कई टुकड़ों में, और बस उसको मतलब घिसना नहीं है आपको, कुछ उसमें पॉलिश नहीं लगाना है, ना ही उसको नुकीला बनाना, डायरेक्ट आपको लेना और यूज करना है उसका।
तो कैसा होगा? मोटा होगा, खुरदुरा होगा, कोई पहले किसी चीज को काटने में आसानी नहीं होगी, कठिनाई होगी। तो सिंपल सा है कि जब प्रारंभिक चरण है तो कैसा होगा? भारी और मोटे होंगे, खुरदुरे होंगे, धारदार नहीं होंगे, नुकीले नहीं होंगे। ये कोर टूल्स होते थे। और इनके बनाने के यानी कि जो चटक से निकल के चटकन से निकलते थे पत्थर से डायरेक्ट, किसी प्रकार से मानो उसको निकालता रहा होगा, तो उसी टेक्नोलॉजी को हम कहते हैं कोर टेक्नोलॉजी या कोर तकनीकी। दूसरे क्रम में देखेंगे, मिडिल में, जब मध्य पूरा पाषाण काल में, तो मानो फ्लैट टूल्स, छोटे और धारदार। अब क्या हुआ? छोटे, जो कोर टेक्नोलॉजी के बाद जब दूसरे चरण में आएगा मानो, तो पतले पतले टुकड़े पत्थर के या बड़े बड़े पाषाण मतलब बड़े बड़े पत्थरों के बोल्डरों के टुकड़े मिले होंगे उस, या उसने निकाला होगा, उसमें संशोधन किया होगा, डिवाइड किया होगा, छोटे छोटे टुकड़ों को काटा होगा, उनको हल्का बनाया होगा, नुकीला बनाया होगा और धारदार बनाया होगा। तो इस बड़े बोल्डर से अलग करने की टेक्निक, उसमें परिवर्तन करना, उसी को हम कहते हैं फ्लेक्स टूल्स। और उसी तक परिवर्तन के जो परिवर्तन कर रहा है उसी को हम कहते हैं फ्लेक्स टेक्नोलॉजी। जैसे छोटे और धारदार, यानी कि अब परिवर्तन कर चुका है, संशोधित कर चुका है, तो छोटे होंगे, हल्के होंगे, धारदार होंगे और नुकीले होंगे। उसके अंतिम चरण में आएंगे अपर, यानी कि ब्लेड टूल्स, लंबे व परिष्कृत हड्डी या सींग के औजार भी प्रयोग किए जाने के, यानी कि अब मानव और विकसित हो गया, 10,000 के आसपास आ चुका है। उत्तर पूरा पाषाण काल में ब्लेड टेक्नोलॉजी यानी कि ब्लेड टूल्स का यूज करता था। तकनीकी हमने यही बता दिया, औजार बनाने की विधि इसी में हमने समझाया। को रिडक्शन, लेवलोइस्ट टेक्निक एंड ब्लेड एंड पंच टेक्निक देख लेते हैं। ब्लेड, ये लास्ट वाले को, कि ब्लेड एंड पंच टेक्निक क्या है। मानिए एक पत्थर का टुकड़ा हमने निकाला, लोहार को देखें, लोहार को, लोहार के यहाँ गए हैं कभी? कोई कुदाल या कोई हसिया या कोई अन्य औजार संशोधित करवाने या फिर उसमें परिवर्तन करवाने या उसको बनवाने कभी गए होंगे तो देखे होंगे कि लोहार करता है, नीचे एक रखता है लोहे का या लकड़ी का या किसी चीज का। जब उसको काटना, लकड़ी का औजार बनाना तो लकड़ी का रखेगा, लोहे का रखना तो गर्म लोहे को उस लोहे के आसपास ले आता है, उस पर रखता है और उसको पीटता है, पंच करता है। तो यहाँ सिंपल सा लिखा ही है कि पंच, यानी कि जो भी औजार होगा, जो भी मटेरियल मानव को मिला होगा, उस मटेरियल को पंच करना, शार्प करना, ब्लेड की तरह मजबूत धारदार करना। इसी प्रकार इस तकनीक का उपयोग करके जिन औजारों का प्रयोग मानव करता था उसे कहते थे ब्लेड टूल्स। और इस ब्लेड टूल्स को बनाने की तकनीक ही कहलाती थी ब्लेड एंड पंचिंग टेक्निक। तो एक बात और है कि उस समय जो मानव की प्रजाति थी, पूरा पाषाण काल के पूरे दौर में जिस प्रकार के मानव ने इन सभी औजारों का और आग का उपयोग करना सीखा और समझना सीखा और नियंत्रित करना सीखा, वो था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस ये पहला मानव था जो आग को नियंत्रित किया, औजारों को संशोधित किया और औजारों का अच्छे तरीके से प्रयोग किया, जिसको कहते हैं होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस से पहले एक और मानव था, होमो हैबिलस। ठीक, ये सब इवोल्यूशन का हिस्सा है, तो इवोल्यूशन हमको यहाँ नहीं पढ़ना है। उसके बाद एक और आगे के क्रम में देखेंगे तो आर्किक होमोसेपियंस, ये उनसे मिलते हैं जो आर्कटिक महाद्वीप के आसपास के मानव या आर्कटिक महाद्वीपीय बसावट के अनुसार जो मानव की कला में या स्वभाव में परिवर्तन हुआ, उस प्रकार के मानव की विशेषता जिनमें पाई जाती है उसको कहते हैं आर्किक होमोसेपियंस। और दूसरा लास्ट में आता है एनाटोमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस, यानी कि आज का वो मानव, यानी कि हमसे मिलता जुलता, मैं भी एक तो मानव हूँ, हमसे मिलता जुलता, आपसे मिलता जुलता, जो मानव की प्रजाति आज वर्तमान में है हमारे परिदृश्य में, उसकी एक नाम है होमो सेपियंस। सेपियंस, इसको साफ लिख लेते हैं। होमो सेपियंस, सेपियंस।
तो इस मानव से जो मिलता जुलता मानव है या मानव की जो प्रजाति है वही कहलाती है एनाटॉमिकली मॉडर्न होमो सेपियंस। ठीक। उसके बाद अब मानव जब विकास किया होगा, इस क्रम में आगे बढ़ा होगा, तो इस पूरे कालखंड में देखेंगे कि मानव का जीवन शैली कैसा रहा होगा, किस प्रकार की रही होगी, और कौन कौन से उसने धर्म का विकास किया, कौन कौन से नियम कानून का समाज में विकास किया, और किस प्रकार से आगे का जीवन निर्वाह करता है। भू जलवायु हमने बताया पहले, हिमयुग और मध्य हिमयुग यानी कि ग्लेशियल और इंटरग्लेशियल फेज। सबसे पहले इस बात को हमने समझा दिया था, कहाँ पे, आगे देखते हैं कहाँ समझाया है। आ, आ, ये ठीक, मैं पीपीटी अपलोड कर दूंगा, आप लोग समझ लीजिएगा। अब जो हम पढ़ेंगे वो है प्रारंभिक पुरा पाषाण काल, लोअर पैलियोलिथिक एज। कहानी समझ लिए, डायरेक्ट देखते चलते हैं। कुछ फैक्ट, कुछ प्रमुख स्थल, भारत में कहाँ से इसके साक्ष्य मिले हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है वो साक्ष्य, और हमारी परीक्षा में कौन कौन से फैक्ट आते हैं, उसको डायरेक्ट समझ लिया। कहानी तो हमने सुन लिया, सारी चीज़ों को क्लियर कर लिया, समझ लिया। इसकी समयावधि इंपॉर्टेंट है, 20 लाख ईसा पूर्व से लेकर 3 लाख ईसा पूर्व तक। कुछ भारतीय इतिहासकार इसको 20 लाख से 1 लाख BC यानी कि ईसा पूर्व तक कंसीडर करते हैं। औजार सबसे पहले क्लियर किया। प्रकार कौन से थे, हैंडेक्स, क्लीवर, चॉपर, कोर टूल्स। कोर टूल्स के ये सारे सेगमेंट हैं, चॉपर, क्लीवर, हैंडेक्स। हैंडेक्स कुल्हाड़ी, पत्थर से कुल्हाड़ी बनाने वाला एक, मान लीजिए कोई पत्थर रहा होगा, उसको कुल्हाड़ी की तरह प्रयोग करना, तो उसके साक्ष्य जो मिलते हैं उसी के आधार पे हम उसको हैंडेक्स मान लेते हैं, यानी कुल्हाड़ी मान ले। ये बड़े भारी और असंशोधित रहे हैं। मुख्यतः कार्टरजाइट, बेसाल्ट और च्योट पत्थरों से बने हुए हैं, पत्थर के औजार हैं। तो तकनीकी कोड टेक्निक, बड़े पत्थरों से सीधे काटकर औजार बनाना, जैसे कि मैंने बताया कि बोल्डर था, पत्थर का बड़ा टुकड़ा था, उसे डायरेक्ट चटकन से निकल गया या मानो किसी तरीके से उसको काट के निकाल लिया है, बस उसी काट औजार को कटे हुए भाग का जो औजार के रूप में इस्तेमाल करना, और काटने की विधि या काटने की विधि की प्रक्रिया को ही कहते थे कोड टेक्निक। ठीक, आगे देख लेते हैं। जीवन शैली, कैसी जीवन शैली रही होगी। शिकारी या संग्रहकर्ता, यानी कि मानव प्रथम फेज में प्रारंभिक पुरा पाषाण काल में, तो उस समय मानव शिकारी ही था या खाद्य संग्रह करता था। गुफाओं या चट्टानों के नीचे अस्थायी आश्रय, मानव जीवन तो बस्तियां बसाना सीखा नहीं था, तो ये रहा। आग के प्रयोग के प्रारंभिक संकेत, प्रयोग के प्रारंभिक संकेत तो मिलते हैं, लेकिन आग को अभी भी मानव नियंत्रित नहीं कर पाया है और उसको सुसंगठित तरीके से प्रयोग नहीं कर पाया है। इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि बिजली गिरती है कहीं कहीं, कहीं कहीं देखते हो कि आग भी लगती है बिजली से। अभी ईस्टर्न वेस्टर्न देशों में, यूरोप में, अमेरिका में देखेंगे कि बिजली से ज़्यादा प्रभावित लोग होते हैं, तड़ित झंझा से ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं। बिजली वहाँ गिरती है तो आग लग जाती है। या अपने उत्तराखंड में देखेंगे कि बिजली से आग लग जाती है जंगलों में, जंगल जल जाते हैं, उनको काबू में नहीं किया जा सकता। तो उस समय मानव देखा होगा कि आग लगी है, निकालना, तो ये भी एक चीज है, मतलब ये भी एक प्रकार की जीवन है, आग से जीवन जिया जा सकता है। फिर दूसरे क्रम में देखेंगे पत्थर, या पत्थर से घिस के आग की उत्पत्ति होगी, लेकिन मानव अभी भी स्वयं आग को उत्पन्न करना नहीं सीखा है। जब दूसरे क्रम की बात है कि पत्थर से पत्थर घिस के जब चिंगारी निकली होगी, उससे आग निकली होगी, तो कोई एक बहुत महान पुरुष या नॉर्मल चंचल लड़का रहा होगा, उसने नोटिस किया होगा, अच्छा पत्थर से पत्थर घिस रहे हैं तो आग उत्पन्न हो रही है। तो उसी चंचल लड़के में थे जो प्रजाति थी, उसको होमो इरेक्टस कहते हैं, उसने आग का उपयोग करना, आग को नियंत्रित करना सीखा होगा, या चिंगारी से करके धीरे 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 आग में परिवर्तित किया होगा। ठीक है, तो हम इसी एग्जाम्पल से समझ लेंगे कि समाज का निर्माण कैसे हुआ होगा। ये जो होमो इरेक्टस बाबू थे, इन्होंने आग को तो अपने उत्पन्न कर लिया, समझ लिया, सीख लिया, या नियंत्रित भी करना धीरे धीरे सीखे होंगे। तो इसके आसपास और 4 लोग आए होंगे कि अरे ये तो बड़का बाबू है, इन्होंने ये आग को उत्पन्न कर लिया है, या इसको कैसे, ये कोई अद्भुत चीज देख लिया है। अभी आपके गांव में कोई एक बड़ा खिलौना कोई लड़का लेके चला है, तो छोटे छोटे बच्चे उसको घेर लेते हैं चारों तरफ से, उसके आसपास इकट्ठा हो जाते हैं, अरे तुम ये लाए, हमको भी दिखाओ कैसा होता है। तो उस समय भी ऐसा रहा होगा, तो धीरे धीरे गुट में इकट्ठा होते हैं तो एक समाज बना होगा। समाज का फॉर्मेशन इसी तरीके से हुआ होगा।
नॉर्मल समझ नहीं ला। ठीक है, ये रहे होमो इरेक्टस बाबू, मानव के प्रकार। इसके जो भारतीय स्थल मिलते हैं प्रमुख साक्ष्य, वो है ये अटिरा नहीं है, ये अतिर है। ठीक, तमिलनाडु। विश्व की सबसे पुरानी एलुचियन साइट, लगभग 15 लाख वर्ष के प्राचीनतम साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। 15 लाख वर्ष पूर्व के साक्ष्य मिलते हैं। अब यहाँ एक वर्ड लिखा है एल्यूचियन साइट। एल्यूचियन एक स्थान है फ्रांस में। फ्रांस में एक स्थान है या एक साइट है, जैसे अपने यहाँ सोहन बेलन घाटी साइट है, उसी तरह का फ्रांस में एल्यूचियन साइट है, जो माना जाता है कि पूरा पाषाण काल या प्रारंभिक पूरा पाषाण काल के वहां से कुछ साक्ष्य मिलते हैं। और उसी साक्ष्य से मिलता जुलता साक्ष्य हमारे तमिलनाडु के अतिरापक्कम में साक्ष्य मिलता है, इसीलिए इस मिलते जुलते साइट से इसका नामकरण कर दिया जाता है। ठीक, दूसरा जो साक्ष्य मिलता है सोहन घाटी पाकिस्तान, तीसरा वेलन घाटी उत्तर प्रदेश, भीमबेटका सबसे प्रमुख है, इस नाम को भूलिएगा मत कभी, मध्य प्रदेश। इसकी खोज हुई थी 1957 से लेके 1958 के आसपास इसकी खोज की जाती है। ठीक, इसकी जो खोज करते हैं उसमें सबसे प्रमुख नाम जो आता है वीएस 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 वाकड़कर। ठीक, ये हो गया। और प्रमुख स्थलों में हम देख लेते हैं, जैसे कि भारत में भीमबेटका, मध्य प्रदेश अपनी पाषाणकालीन गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध है, और दिदवाना राजस्थान भी महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। अन्य प्रमुख स्थलों में ये भी है एक। अब बात कर लेते हैं मध्यपुरा पाषाण काल की, सॉरी, यानी कि प्रारंभिक पूरा पाषाण काल के बाद का जो कालखंड आएगा तो कैसा होगा, थोड़ा विकसित, थोड़ा मिक्स, या थोड़ा संक्रमण का दौर। ठीक, तो अब का जो मानव किन प्रकार के औजारों का प्रयोग करता था, किन प्रकार के औजारों की तकनीक इसका इस्तेमाल करता था, कैसी जीवन शैली थी, कौन कौन सी कलाओं का विकास हुआ, और मानव अन्य क्या क्या सीखा, वो देख लेते हैं। इसका जो कालखंड है ये भारत में नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा, विश्व में है। 3 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक। और हालांकि इसको दोनों जगह कंसीडर कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं तो हो जाएगी। भारत में लगभग 3 लाख से 50,000 ईसा पूर्व तक, और कुछ इतिहासकारों के अनुसार 1 लाख से, अरे 1 लाख से 40,000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को हम मध्य पूरा पाषाण काल कहते हैं। अब इसमें औजार क्या होगा, मानो पहले बड़े मोटे और भारी औजारों का उपयोग करता था, अब क्या करेगा, थोड़े छोटे हल्के और धारदार औजारों का प्रयोग करना सीख गया था, जैसे इस स्क्रैपर्स, पॉइंट्स एंड बोरर्स। ठीक, तकनीक क्या थी, लेवालोइस टेक्नोलॉजी का उपयोग करता, जैसे पूर्व नियोजित तरीके से कोर तैयार करना और उससे फलक निकालना। मान लेते हैं एक बड़ा बोल्डर है, उसको पहले अच्छे से काट पीट के संशोधित करना, मतलब बाहरी आवरण भी उसका सही कर देना, उसके बाद उसमें परिवर्तन, उसको काट के उसमें से एक छोटा फ्लेक यानी कि छोटा एक परत निकालना, उस परत से जो औजार बनाना। तो देखिए सबसे पहले एक मोटी लेयर रही होगी खुरदुरी और बहुत ही भद्दी, तो उसको पहले अच्छे से संशोधित करके एक चमकदार या पॉलिशदार बनाया होगा मानव ने।
उसके बाद उसको काट के निकाला होगा, तो अब उसका जो बाहरी परत है और जो अंदर का परत है चिकना होगा। और इस तकनीक को ही कहते थे हम लेवा लोइस टेक्नोलॉजी। और इसी से जो औजार बनाती थी उसको, उस औजार के प्रकार को कहते थे फ्लेक्स टूल्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जीवन शैली देखते हैं। छोटे समूहों में संगठित शिकार। तो अब जब मानव विकास के अगले चरण में आएगा, जैसे कि इरेक्टस बाबू आग की खोज किए थे, तो अपने आसपास 5-6 लोगों को इकट्ठा किए थे ना, तो धीरे धीरे क्रम में और लोग इकट्ठा होंगे, क्योंकि वो आग को नियंत्रित करना या आग को कंट्रोल करना और नियमित उपयोग करना वो धीरे धीरे सीख रहा था। तो आसपास के लोग और इकट्ठा हो जाएंगे उसके आसपास, तो संगठित शिकार में जाना शुरू कर देंगे। आग को नियमित उपयोग वही सिंपल सा है। आंशिक रूप से हड्डी और लकड़ी का उपयोग, किसमें? औजार के रूप में। औजार के रूप में किसका? आंशिक रूप से हड्डी और लकड़ी का प्रयोग। मानते हैं कि पत्थर से आप कैसे दूर से, यानी कि ह्यूमन और एनिमल में बिना कांटेक्ट के कर हो ही नहीं सकता था पत्थर से। कितना दूर से मार के किसी को, कोई बड़ा पत्थर कितनी दूर तक आप फेंक पाओगे? ज्यादा से ज्यादा 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर। मान लेते हैं उस समय का मानव बहुत बलशाली रहा होगा, 50 मीटर फेंक दे, लेकिन जानवर को लगने के बाद जानवर भाग भी तो सकता था। तो इसलिए अब मानव क्या करेगा? थोड़े से बड़े औजारों का प्रयोग करेगा, लकड़ी, बड़े बड़े लकड़ियों का प्रयोग करेगा, या जानवरों की बड़ी बड़ी हड्डियों का प्रयोग करेगा। यानी कि अब थोड़ा पास से जाके शिकार कर सकता है छोटे जानवरों का, बड़े जानवरों को अब भी नहीं। तो पास से जाके छोटे जानवरों का शिकार करने के लिए क्या किया? हड्डी के रूप में और लकड़ी के रूप में औजारों का प्रयोग करना शुरू करता है। जैसे हमने देखा कि मानव का प्रकार क्या था अब, आर्कियन, होमोसेपियंस, यानी कुछ स्थानों पर नियंदरथल के समान रूप से। नियंदरथल जो एक मानव की प्रजाति है जो जर्मनी में पाई जाती है, उसी से मिलता जुलता जो मानव का एक प्रकार है भारत में पाई जाती है, वह आर्किक होमोसेपियंस। यानी कि आर्कटिक सागर में, सॉरी, आर्कटिक महाद्वीप के आसपास के मानव सभ्यता जिस प्रकार की जीवन शैली जीता था, उसी से मिलती जुलती मानव सभ्यता हमारे भारत में पाई जाती है। कहाँ कहाँ पे? नेवासा, बेलन घाटी, भीमबेटका और नर्मदा घाटी में, जिसकी वजह से हम इसको कहते हैं आर्किक होमोसेपियंस। ठीक, ये क्लियर हो गया। अब आगे देख लेते हैं उत्तर पूरा पाषाण काल। हमने पहले देखा पूरा पाषाण काल, यानी कि प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पूरा पाषाण काल। अब आ जाते हैं पाषाण काल के लास्ट डिवीजन पे, सॉरी, पाषाण काल के पूरा पाषाण काल के अंतिम डिवीजन में, जिसका नाम है उत्तर पूरा पाषाण काल, यानी कि लेटर पैलियोलिथिक एज, या सॉरी, अपर पैलियोलिथिक एज। अब इसमें देखेंगे इसकी समयावधि, इसका इस समयावधि में किस प्रकार के औजारों का प्रयोग होता था, औजारों में कौन कौन से संशोधन हुए, औजारों की तकनीक क्या थी, और जीवन शैली कैसी थी, और मानव ने किस प्रकार या किस क्रम में आगे खुद को विकासशील बनाया, विकसित किया। सबसे पहले भारत में लगभग 50,000 से 10,000 ईसा पूर्व, एक और कुछ और इतिहासकारों की बात की चर्चा कर लें, उनके आधार पे 40,000 BC से 10,000 ईसा पूर्व तक के कालखंड को मानते हैं। औजार क्या था? ब्लेड टूल्स, ब्यूरिन्स, इंडस्कैपर्स, बेक्ट एंड ब्लेड्स। जैसे हड्डी, सींग और लकड़ी के औजारों के प्रयोगों की बारंबारता, मतलब अब धीरे धीरे इंसान ज्यादातर या कई बार हड्डी और लकड़ी और सींग के औजारों का प्रयोग करना शुरू कर देता। तकनीक पंच ब्लेड टेक्निक, जैसे कि कोर से लंबे ब्लेड निकालना, यानी कि पीट के या उसमें संशोधन करके मानो उसको उसमें से औजारों को निकालता था। अब औजारों की प्रकृति क्या होगी? मानो पीट रहा है उसको, धारदार कर रहा है, नुकीला कर रहा है, तो शार्पनेस और औजारों की शार्पनेस और बढ़ जाएगी। अब देख लेते हैं जीवन शैली। उत्तर पूरा पाषाण में जीवन शैली कैसी होगी? मध्य पाषाण काल में हमने देखा कि छोटे समूहों में शिकार करना शुरू करता है, धीरे धीरे मानव अस्थायी बस्तियों की ओर अग्रसर होगा, लेकिन बस्तियां बनाना शुरू करता है। जैसे उन्नत शिकार की विधियां, भाला, तीर जैसी तकनीकों का प्रयोग, यानी कि हड्डी, लकड़ी का जो प्रयोग करता था, अब उसको संशोधित करके मानव क्या करता है? दूर से ही फेंक के, ह्यूमन एलिमेंट बिना कांटेक्ट के, जिसमें मानव को हानि नहीं होती थी, इस प्रकार के शिकार की का प्रयोग करता था, जिसको हम कहते हैं उन्नत शिकार विधियां। फिर आते हैं गुफा काल, सॉरी, जीवन शैली में ही गुफा कला, चित्रकारी और नक्काशी।
मानव धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड कर रहा है कलाकृतियों में, नक्काशियों में। फिर सामूहिक जीवन, यानी कि अब जो होमो इरेक्टस बाबू ने चलाया थी वो प्रथा, आसपास के लोग इकट्ठा होने लगे, तो नियंत्रित उपयोग भी तो आग का कर रहा था। उसी क्रम में देखेंगे कि अब एक बड़े भूखंड में एक बड़े बस्ती का निर्माण होता है, धीरे धीरे समाज का निर्माण होता है, लोग इकट्ठा होकर साथ में रहने लगे, साथ में शिकार करने लगे, और सामूहिक जीवन का उद्भव होने लगा है धीरे धीरे। ठीक है। प्रतीकात्मक संस्कृति, धार्मिक आस्था की शुरुआत। अब जब धार्मिक आस्था की शुरुआत को समझते हैं, सबसे पहले कि इसको देख लेते हैं एक एग्जाम्पल से। सबको बांधना था, समाज बड़े वर्ग में इकट्ठा हो रहा है, लोगों की भीड़ बढ़ रही है, तो सबको जब एक सूत्र में बांधना होगा तो कोई एक विचारधारा से में लोगों को आसानी से बांधा जा सकता है। हो सकता है कुछ दो चार लोग अलग मत रखने वाले हों, तो वो अराजकता उत्पन्न कर सकते हैं समाज में। अगर वो हमसे अलग मत रखते हैं तो जरूरी नहीं कि अराजकता उत्पन्न करें, लेकिन जो बड़ा वर्ग है और छोटे वर्ग में मतभेद भी उत्पन्न हो सकता है। ठीक है। इसके लिए धर्म को जो है उपासक के रूप में, धर्म का उपयोग अब हम करेंगे उपासना के रूप में। पूजा पाठ के क्रम में हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि धीरे धीरे कर्मकांड की ओर इंसान आगे बढ़ना शुरू करता है। इस प्रकार के मानव को कहते हैं एटोनॉमिकली मॉडर्न होमोसेपियंस, यानी कि हमसे मिलता जुलता आज के समाज सामाजिक परिदृश्य में जो मानव है, या जिसने आज के समाज में आज की सभ्यता का निर्माण किया था, उसी मानव से मिलता जुलता मानव उस कालखंड में मिलता है। भारतीय स्थल में प्रमुख भीमबेटका। अब एक चीज नोटिस कीजिए, भीमबेटका हर जगह आ रहा है। तो अगर चित्रकला की बात करता है, पाषाण काल जहां लिखा है, और चित्रकला की बात करता तो आंख बंद करके, कोई आंसर नहीं आ रहा है, तुक्का मारना है, नहीं आ रहा है तो भीमबेटका मार दीजिएगा। 80% तो आंसर सही है ना, 20% अगर नहीं आ रहा तो गलत, तो इसे भी आप कर देंगे। कुरनूल की गुफाएं आंध्र प्रदेश में, यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं। बेलन घाटी और सोहन घाटी। बेलन घाटी आपका उत्तर प्रदेश, सोन घाटी आपका बिहार में पड़ता है। ठीक। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं पूरा पाषाण काल का भारतीय इतिहास में महत्व। समझ गए हैं लगभग, हम मैंने शुरू में ही पहले ही बता दिया क्यों महत्व है, क्या महत्व है इसका, कैसे महत्व है। मानव सभ्यता का जब उद्भव हुआ, मानव ने पहला कदम रखा, शिकारी से संग्राहक, संग्राहक से खानाबदोश, खानाबदोश से अस्थायी बस्तियां, अस्थायी बस्तियों से धर्म की तरफ, और धर्म की तरफ से राजनीतिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था से धार्मिक सामाजिक व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था के क्रम में जब आगे बढ़ेगा, तो हम देखेंगे कहीं ना कहीं हमारे मन में या हमारे पूर्वाग्रहों में हमारी सभ्यताएं हमारे अंदर बसी हुई हैं। जैसे भारतीय समाज जो, या भारतीय समाज या भारतीय परिदृश्य जो इस्टेब्लिश है, ये जो समाज का स्वरूप है, वो पितृसत्तात्मकता के आधार पे या पितृसत्तात्मकता को एक बेस मानते हुए चलता है। तो जब हम भारतीय पूरा पाषाण काल या भारतीय प्राचीन इतिहास या भारतीय पूरी सभ्यता को की नींव को पढ़ते हैं, तो पितृसत्तात्मकता शैली हमको धीरे धीरे आगे के क्रम में दिखती आ जाएगी। तो यह भी एक महत्व है कि कैसे जानेंगे। हम अपने इतिहास के क्रम में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कैसे कुछ धरोहर है हमारी, जैसे विश्व धरोहर स्थल गुफा चित्रकला का अद्वितीय प्रमाण मिलता है, जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैंने हर जगह बताया, भीमबेटका। भीमबेटका की गुफाएं। और फिर है सोहन घाटी। संस्कृति, पाकिस्तान भारत उपमहाद्वीप की विशिष्ट परंपरा। सोहन घाटी से हमको एक झलक मिलती है भारतीय प्राचीन या भारतीय पूरा पाषाण काल या पाषाण काल के कालखंड की एक सांस्कृतिक विरासत की पहचान के रूप में। फिर नर्मदा घाटी से मिले मानव खोपड़ी के जीवाश्म, तो उस समय हमको बताता है कि किस प्रकार के मानव रहे, हमारे पूर्वजों में कैसे कैसे रहे। नर्मदा घाटी से दो फैक्ट है, लिख लेते हैं। सबसे पहला है रामापिथेकस। रामापिथेकस और शिवपिथेकस। ठीक। रामापिथेकस को माना जाता है फीमेल की खोपड़ी है, और इसको माना जाता है मेल की खोपड़ी है। ठीक। भारत में लोअर से अपर पैलियोलिथिक तक के सतत सांस्कृतिक विकास का क्रम हमको देखने को मिल जाता है। इसको पढ़ने के बाद हम इसकी अब तुलनात्मक अध्ययन कर लेते हैं कि क्या तुलना है। इस सारणी को मैं नहीं पढ़ाने वाला, इस सारणी को आप लोग देखिए, इस टेबल को आप लोग समझिए, और अपने मन में, अगर हम आपको पूरी पीपीटी नहीं पढ़नी है, एग्जाम के अगले दिन
कल एग्जाम है और रिवीजन करना है, तो सबसे आसान तरीका इसको देखते जाना, जैसे कि प्रारंभिक, मध्य, उत्तर पूरा पाषाण काल, इसकी समयावधि, औजारों का प्रयोग, औजारों की तकनीक, मानव के प्रकार और कौन कौन से प्रमुख स्थल रहे हैं। उसके बाद मध्य पाषाण काल में देखेंगे इसका कालखंड, इसके औजार, औजारों के बनाने की तकनीक, मानव के प्रकार और कौन कौन से प्रमुख स्थल रहे हैं। इसी तरीके से उत्तर यानी कि उत्तर पूरा पाषाण काल में कालखंड यानी समयावधि क्या रही है, ब्लेड यानी कि टूल्स यानी कि औजारों की प्रकृति क्या रही है, और किस प्रकार से औजार बनाए जाते थे यानी कि टूल्स टेक्निक क्या होती थी, वो मानव का प्रकार क्या था और कौन कौन से प्रमुख स्थल थे। ठीक, आगे आते हैं, निष्कर्ष क्या निकलता है, वही कि हमारे आज के मानव समाज की पूरा पाषाण काल से झलकियां, सभ्यता की नींव और किस प्रकार से पड़ी वो हमको झलक आती है। पूरा पाषाण मानव सभ्यता की जड़ है, इसमें औजार, तकनीक, जीवन शैली और मानव विकास क्रम परिष्कृत होता गया। ठीक, भारत में इसका महत्व असाधारण है क्योंकि यहाँ लोअर से अपर तक का संपूर्ण विकास क्रम सतत और स्पष्ट रूप से मिलता है। ये हो गया हमारा पाषाण काल। पाषाण काल में हमने 3 डिवीजन किया, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। फिर उसके बाद हमने पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा। सबसे पहले प्रारंभिक पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पूरा पाषाण काल, फिर उत्तर पूरा पाषाण काल। हमने सबकी परिभाषा देखा, सबके औजारों की प्रकृति, औजारों की बनावट को देखा और उस आधार पे हमने इसको पूरी तरीके से समाज की प्रकृति, कैसा समाज था, अस्थायी खानाबदोश या अस्थायी या गुफाओं का प्रयोग आवास के रूप में, और झाड़ियों या झुग्गियां यानी कि बस्तियों का निर्माण किस प्रकार से मानव ने किया और उसमें अपने जीवन को जिया। आगे कल की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल का विभाजन, विभाजन के आधार, औजारों की प्रकृति, औजारों की बनावट और मानव ने आगे चल के आग से किस प्रकार से पहिए तक का सफर किया। और फिर उसके बाद की कक्षाओं में हम पढ़ेंगे कैसे मानव धातुओं की सभ्यताओं में अपना कदम रखता है। आज की क्लास यहीं तक, धन्यवाद। आप लोग दोनों क्लास को देखिए, दोनों क्लास को समझिए, जो नहीं आता है कमेंट करिए, और कुछ अगर त्रुटियां होती हैं तो कमेंट वीडियो अपलोड करने के बाद ज्ञानगंज की पाठशाला के चैनल के नाम से एक पिन कमेंट करके पिन कर दी जाएगी, जहां से आपके भ्रम को दूर कर दिया जाएगा। धन्यवाद, थैंक यू।